अ, पढ़ने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली और मेहनत करने की जो प्रेरणा रही, वो मेरे बड़े भाइयों से। मैं पढ़ने की तलाश में पहले गाँव में ही 12th तक की एजुकेशन ली, मेदावल में। उसके बाद से मैं इलाहाबाद में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से वहाँ से मास्टर्स हिस्ट्री में की और सिविल की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आए और बहुत अच्छा प्रिपरेशन रहा उस दौरान और आईएएस के भी अटेम्प्ट देने को मिले और 3 बार मेंस देने को मिला, इंटरव्यू देने को मिला। उस दौरान सीसैट एक पैटर्न चेंज हुआ सिविल्स के एग्जामिनेशन के दौरान। तो हम लोगों ने में बड़ा संतोष था कि एक अच्छा खासा पैटर्न चला था, अच्छी तैयारी थी और गवर्नमेंट ने ऐसे ही एक डिसीजन लिया कि अब उससे एक अलग तरीके का एक अलग सारा का सारा सिलेबस चेंज कर दिया गया। तो उस आंदोलन में थोड़ा-सा इनिशिएट किया, उसको आंदोलन को लीड किया और उस दौरान देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग तरीके का आंदोलन भी चल रहा था। और चूँकि कुछ बड़े पर्सनैलिटी से मिलने की शुरू से ही एक आदत थी, तो उस दौरान अरविंद भाई से मुलाकात हुई और अन्ना जी पहली बार जब 5 फरवरी 10 फरवरी 2010 को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आए, तो हम लोगों को बताया गया कि आप लोग लेके आइए, बताइए ऐसे लिखिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लोकपाल तैयार किया जाए, वो किस तरीके से मजबूत मैकेनिज्म वाला हो और जो भ्रष्टाचार पे काबू कर सके। और वहाँ से हम जुड़े और धीरे करके सारे आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का अवसर मिला और इस दौरान हम लोग एक छोटी-सी बस्ती यहाँ नॉर्थ दिल्ली हमारे अ, एरिये में लाल बाग था, वहाँ पर हम लोग जो है कुछ ग्रुप बना करके अपने साथियों के साथ कुछ बच्चों को एजुकेशन देना, उनको पढ़ाने का काम किया करते थे। जब भी खाली टाइम होता था, हम लोग खाली इधर-उधर मार्केट में जाने को छोड़ कर के हम लोग अपना क्रिएटिव टाइम को स्पेंड करते थे उधर, कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दे करके सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाए। तो उस दौरान पता चला कि बच्चों ने कई बार काम करके नहीं आते, तो हम पूछते थे कि भई काम क्यों नहीं किया आपने? तो बताते थे कि भई कल शाम को खाना नहीं बना घर में क्योंकि पिताजी ने बहुत पिटाई करी। उन्होंने अ, यहाँ बहुत सस्ते तरीके के दारू बिकते हैं ₹10 में, उसको पी लेते हैं लोग और आटा फेंक दिया, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे और घर में काम नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने कहा कि बताइए आप कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? तो बच्चे हमारे मैसेंजर बने और हम लोगों ने एक वो नशा मुक्ति के खिलाफ आंदोलन चला पाए और उससे लोगों में आस जगा कि एक व्यक्ति है जो मास्टर है वो लोगों को इस तरीके से टीच भी करते हैं बिना अ, बिना कोई पैसा लिए लोग आते हैं और लोगों का समाज का भलाई करते हैं। तो लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर राशन और तेल का बड़ा भारी कालाबाज़ारी है, पूरा देते नहीं है हमें समय से और बहुत प्रताड़ना देते हैं। तो उस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने को अवसर मिला और मैं बताऊँ कि एक घटना है, जिस समय मुझे 12 फरवरी 2013 2012 की रात को फ़ोन आता है, जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है और कल चूँकि लाइन में लगा हुआ था 2 बजे रात से, उसे ठंड लग गई। ₹150 का केरोसिन तेल लेना था, अब उसके 600 लग गए, हमारे पास पैसे भी नहीं है मैं केरोसिन लूँ। मुझे किसी तरीके से इससे निजात दिलाइए। हम रात भर हम लोग बैठे रहे ट्रैक करके एक ऑटो में और जैसे 2 बजे रात खोला, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे हम लोग और उसको पकड़े और ले जाके थाने ले गए और यहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ, राशन और तेल का आंदोलन। उस दौरान बहुत थ्रेट भी आए और 8 मार्च
2013 को मेरे ऊपर 9 मार्च 2013 को रात को मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इन राशन माफियाओं द्वारा इन जो शराब के माफिया थे, लोगों की दुआओं की बदौलत वहाँ से निकल के आ पाए और हज़ारों की संख्या में लोग बाहर निकल के आए और थाने का घेराव किया। उस दौरान अरविंद भाई भी आए और उन्होंने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप डर जाएँगे तो इनके हौसले बढ़ जाएँगे। मैं आपके साथ हूँ। और उस हौसले ने मुझे और हौसला दिया और मैं इस काम में लगा रहा और आगे चल कर के आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने लोकतंत्र की जो अवधारणा है, डेमोक्रेसी को सही मामले में आम आदमी पार्टी ने धरती पे उतारने का काम किया। एक अदने से बच्चे को जिसके पास कोई अपना पारिवारिक बहुत पृष्ठभूमि नहीं था, राजनीतिक, जिसके पास बहुत पैसा नहीं था, धन-बल नहीं था, बाहुबल नहीं था, उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि नहीं आपको यहाँ से लड़ना चाहिए और मैं चाहता हूँ आप यहाँ से चुनाव लड़ें। मैंने कहा हमारे जैसे व्यक्ति कैसे लड़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं आप लड़िए, जो भी संसाधन है हम आपको उपलब्ध कराएँगे, लेकिन चुनाव आपको लड़ना है। 3 दिन बाद एक मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका स्ट्रेटजी क्या होगा क्या होगा? कितना चंदा आप लोकल सोर्सेस से इकट्ठा कर पाएँगे? कितना हमें इकट्ठा करना पड़ेगा? तो मैंने बोला अरविंद भाई से कि भाई साहब मेरे पास 20,000 रुपए है मेरे पॉकेट मनी के। तो कमरे में सन्नाटा छा गया। वो घटना मुझे याद आती है, तो मुझे लगा कि मैंने जो कहना था सत्य कह दिया। अब मैं अरविंद भाई से और भी जो कहना कह देता हूँ। मैंने उनसे बताया कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पैसे के बदल के नाते हम सीट हार जाएँ। तो किसी पैसे जिसके पास है, जो सक्षम है उनको देते हैं और 1000% ये सीट जीत के आएँगे हम लोग। इतना काम कर रखा है। क्योंकि अभी देश का सवाल है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का सवाल है। इसलिए हमें अपने आप के बारे में ना सोच कर के हमें सीट जीतने के बारे में सोचना है। तो अरविंद भाई ने आँखों में आँखें डाल के देखा, उन्होंने देखा कि लड़ तो लोगे? मैंने कहा लड़ भी लेंगे, जीत भी जाएँगे, पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, चुनाव आप लड़िए और जीत के आइए। और वो उनके शब्द हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहे और वहाँ से आने के बाद लगातार लग कर के लोगों के साथ जुड़ कर के एक-एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रहा। यहाँ पर हमारी तमाम कॉलोनियाँ हैं, डेसू कॉलोनी है, उसमें भी रिलायंस जब से आ गई है, उनको ये कॉलोनी चला गया और वो लगातार पुराने कर्मचारियों को निकाल रहे थे। वहाँ का मुद्दा था उठाया, खिलौना बाग था, वहाँ बिरला कहती थी वो ज़मीन मेरा है, जबकि श्रम विभाग की ज़मीन थी, उसको कब्ज़ा करने का चक्कर था उनका। उस आंदोलन को लड़ कर के खिलौना बाग आज भी वहाँ पर यथास्थिति में है, लोग अपने घर बना पाए हैं वहाँ पर और इस तरीके से सारे जो सामाजिक आंदोलन है उसका हिस्सा बना और लोगों ने भरोसा किया। और आज 2013 और 2015 और 2020 में पुनः मौका दिया तीस ये छोटा-सा संक्षिप्त आ, आपको ऑपोजिशन पार्टी वालों ने, राशन माफिया वालों ने काफी बार मारपीट की है और आप रेगुलर विजिटर रहे हैं आरएमएल हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल और अन्य जगहों पे। बिल्कुल सही है। उस दौरान बहुत नोक-झोंक रहा। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो और चाहे वो सरकारी विभाग हों और चाहे ये माफिया लोग हों। जहाँ भी लोगों के न्याय की बात आती थी, वहाँ अड़ जाना एक सरल स्वभाव था कि अगर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना है और जिसके साथ हो रहा अन्याय है, उसको न्याय दिलानी है। और जहाँ भी हम लोग लग जाते थे, वहाँ पर न्याय मिलता था। तो लोगों को भरोसा भी होता जाता था कि इन लोगों के साथ जुड़ना ठीक है, अच्छे लोग हैं और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठा कर के लड़ते हैं। और इससे फ़ायदा भी हुआ और मैं मानता हूँ कि
मैं बताऊँगा कि 8 तारीख को जब मुझे चोट लगी 2013 में, 9 तारीख को, ठीक 13 तारीख को एक संकल्प मार्च हुआ। उस संकल्प मार्च में हमारे माननीय सांसद अब जो हैं पहले हमारे संजय भाई, गोपाल राय जी संकल्प मार्च में थे, प्रशांत भूषण जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, सारे साथी वहाँ पर उसमें शामिल हुए और उन्होंने देखा कि एक अजीब-सा एक सेंटीमेंट था लोगों के अंदर। मनीष भाई भी आए उसमें, तो दसियों हज़ार की संख्या में लोग निकले हुजूम में कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों को ब उन लोगों को जो है जेल की सज़ा की जाए और लोगों में बड़ा आक्रोश था। तो 10,000 की लोग संख्या में निकलना आम आदमी की पार्टी के साथ उस समय लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात है, एक छोटे से जगह पर। जब भी अरविंद भाई वगैरह जुटते थे तो एक जगह अलग जुटते थे 10,000 बस 20,000 लोग। तो उस घटना ने भी एक टर्न दिया और मैं मानता हूँ कि शक्तिनगर के अंदर से फिर मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बहुत से आम लोगों को टिकट देने का काम किया। अ, मेरे जैसे सरिता जी थी हमारी वॉलंटियर, उनको दिया, संजीव भाई को दिया, प्रवीण देशमुख हैं इस समय, इन सब साथियों को और आज सारे खूब जनता के लिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया है। हाँ, जनता के लिए क्या होना चाहिए और क्या-क्या परेशानियाँ आम जीवन में लोग आम व्यक्ति महसूस करते हैं, उस चीज़ों से हम लोग गुज़रे हैं। वो चीज़ें हमारे रहते हुए कभी किसी जनता को अ, असुविधा ना हो, इसका हमेशा हम ख्याल रखते हैं। मतलब आप जॉइन करने वाले थे पॉलिटिक्स, जब आपको पता था कि इतना लोग मारेंगे पीटेंगे और आपसे रेजिस्ट करेंगे कि मत आइए। मैं बताऊँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। जब भी मैं कमरे से अपने निकलता था, अपने साथियों से कह के जाता था कि देखो जी मैं जा तो रहा हूँ, हो सकता है शाम तक वापस ना आऊँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं अच्छाई की लड़ाई के लिए निकला हुआ हूँ और आप लोग पढ़ते हो, आप लोगों को मैं शामिल बहुत नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि कहीं पुलिस का आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, कोई तो आपके करियर पे आँच आ सकती है। इतना ज़रूर करना कि अगर मैं ज़िंदा ना रहूँ, तो मेरे शरीर को मेरे घर पे ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं शाम तक लौट पाऊँगा कि नहीं लौट पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो लड़ाई है, वो सामने बहुत कठिन लोगों से है। वो राशन माफिया हैं, वो नशा माफिया हैं, दारू, गांजा, 50 क्विंटल से ज़्यादा गांजा हर महीने उतरता था लाल बाग में। बड़े खतरनाक लोग थे, लोग बताते थे कि पुलिस के सामने कई बार वो लोगों को मार देते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, हफ्ता जाता है, ऐसा लोग बताते थे। तो हमें तो ये पता था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अ, ये मानते थे कि मरना तो सबको एक दिन ज़रूर है, लेकिन अच्छा काम करते हुए देश के लिए, समाज के लिए अगर अ, अपनी जान जाती है, तो ये हमारा जान जाना कोई बेकार नहीं जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कही आपने। अब दिल्ली जैसी जगह जो है, इट इज नोन फॉर वुमेन सेफ्टी। उसके 7 बजे के बाद औरतें बाहर निकलना चाहती नहीं है। तो आपके आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, आपने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? देखिए मैं बताऊँ उस जगह पे जो कि नशा बहुत था, इससे सबसे ज़्यादा नशे से पीड़ित महिलाएँ थीं, क्योंकि नशा करने के बाद पुरुष महिलाओं पे अत्याचार करते थे और कई बार वो जब निकलती थी तो उन पर फफ्तियाँ कसना, अ, परेशान करना और आए दिन लूट-पाट ये आम घटनाएँ थी। आने के बाद जब से नशा खत्म हुआ, इस पर बहुत कंट्रोल हुआ और साथ-साथ अ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नेतृत्व में हम लोग जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा वुमेन सेफ्टी के लिए लगा पाए हैं। आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा अ, हौसला बढ़ा है महिलाओं का और जो लोग ऐसे अपराध में शामिल होते थे, उनके हौसले पस्त हुए हैं कि कहीं हम ऐसा करते हुए कैमरे में आ जाएँगे तो हम पकड़े जाएँगे और बड़ा मदद भी मिला है पकड़वाने में ऐसे लोगों को। तो मैं मानता हूँ कि एक सीसीटीवी कैमरे जो लगाए हैं और
डार्क स्पॉट्स खत्म करने के लिए, जहाँ पे अंधेरे थे, जहाँ पे ऐसे मंचलों का, ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ जाता था, उस जगहों को खत्म किया गया। लगातार लाइटें लगाई जा रही हैं और मेरी विधानसभा में बताऊं कि 2000 लाइटें जब से मैं आया हूँ, लगभग 2500 से 3000 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। अभी 1000 लाइटें और लगाई जा रही हैं। पूरे दिल्ली में जो है 2 लाख से ज्यादा लाइटें लगाई जा रही हैं। 2 लाख से ज्यादा कैमरे लगाए जा चुके हैं और 2 लाख कैमरे और लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है दिल्ली में। तो ये वुमेन सेफ्टी के तरफ एक काम जो किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, मुझे खुशी है कि मैं इस सरकार का एक हिस्सा हूँ और इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा हूँ। महिलाएं बहुत अच्छा महसूस करती हैं दिल्ली में इस समय, और भी सलाह समय-समय पे आता रहता है। जो भी आप लोग बताते रहेंगे उसको और भी हम करते रहेंगे। एक्सीलेंट। आप का विचार नेपोटिज्म के बारे में क्या है? नेपोटिज्म के बारे में क्या है? बिकॉज यू आर सेल्फ मेड पॉलिटिशियन, सो कितना कठिन था आपके लिए इस ओहदे पर पहुंचना खुद के बलबूते पे? देखिए, बात ये है कि जब हौसला हो आपके पास, आपके पास जुनून हो, जज्बा हो, तो ये चीजें संसाधन कोई मायने नहीं रखता। और मैं, एक दो पंक्ति है कविता की, लीक पर वे चले जिनके पग दुर्बल और हारे, लीक पर वे चले जिनके पग दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो हम लोगों ने हमेशा तय किया है कि जिसके पास इच्छा शक्ति है, जुनून है, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है, वो कर सकता है। और अरुण भाई बराबर अपने स्पीच में कहा करते थे उस समय कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई पैसा और धन बल के मुकाबले में जुनून का और आम आदमी के लिए काम करने के जज्बे का है। अब आपको तय करना है कि आम आदमी का जुनून और जज्बा जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो लोगों ने जुनून और जज्बे को, इच्छा शक्ति को सैल्यूट किया, उसको सपोर्ट किया, और धन बल और आ, आ, जो बाहुबल की जो राजनीति थी, उसको दिल्ली में खत्म करने का काम किया। जिस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति पूरे देश में आज फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ही है जो इसके खिलाफ एक मजबूत संबल के रूप में खड़ी है और हमेशा धर्म और राजनीति को अलग रखने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति का राजधर्म है विकास, और इसी राजधर्म को आम आदमी पार्टी ने अपनाया है। विकास को एक मॉडल के रूप में रख करके हमने लोगों के बीच में प्रस्तुत किया और उसी विकास को जो है लोगों ने सराहा है, पसंद किया है। आपके क्षेत्र में सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी में क्या इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, और पीपीपी मॉडल पे कोई प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हो तो? ये बताना बहुत महत्वपूर्ण, आपने अच्छे तरीके से बताया कि मेरे साथ जुड़े आज के 4 साल पहले इनेक्टस श्री राम कॉलेज के बच्चे, एसआरसीसी के बच्चे, उन बच्चों ने एक बार फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा आइए। उनका, मैं कुछ आरओ वाटर के प्लांट लगाना चाहता हूँ आपके क्षेत्र में। तो मैंने कहा आइए बैठ के बात करते हैं। मैंने बात किया तो मैंने कहा कि भाई आप जो है ये कैसे लगाएंगे। उन्होंने कहा देखो जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आइडियाज है, पैसे भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये काम करने के पीछे हमारा एक मोटो है कि इंडिया आज तक वर्ल्ड इनेक्टस फोरम में कभी जाकर के उसको जगह नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड इनेक्टस के जो फोरम बना हुआ है, उसका जो कॉन्फ्रेंस होगा इस साल का, उसमें क्वालिफाई कर पाए।
उसके लिए आपको सहयोग करना है। तो हमने कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा किया, कुछ सीएसआर इकट्ठा किया। तो उसके बाद हमने एक लालबाग में आरओ प्लांट लगाया, कम्युनिटी आरओ प्लांट। उसमें 2 रुपए में लोगों को 20 लीटर पानी मिलता है। और ये 2 रुपए कॉस्ट लगाने के पीछे एक सोच थी कि ऐसा ना हो कि पानी को मिसयूज़ करें लोग। एक ही आदमी पानी भर रहा है दिन भर। तो एक मिनिमम थोड़ा-सा कॉस्ट लगाया गया, जिसकी वजह से मिसयूज़ पानी का ना हो, एक। दूसरा सोच था ये कि उसके पीछे कि जो इसके डेली खर्चे हैं, जैसे उसके बिजली का खर्चा है उस प्लांट का, उसपे 2 लोग काम करते हैं जो विडो लोग हैं। अ, या फिर अब कभी उसमें कोई कमी आ जाए प्लांट में, उसका पैसा हम रोज़ कहाँ तक लोगों से माँगते रहेंगे। तो कुछ कैपिटल आता रहेगा और इसको जो डेली के खर्चे हैं, वो हम इससे निकाल पाएँगे। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हमने डेवलप किया यहाँ पर। और वो आरओ प्लांट आज एक वहाँ लगाया, फिर एक बांके बिहारी ट्रस्ट के माध्यम से हमने फिर चौकी नंबर 4 पे लगाया। फिर टाटा पावर के सीएसआर के माध्यम से हमने राजपुरा गाँव में, खिलौना बाग में, अ, लाल बाग में ही एक और, एक कबीर नगर की बस्ती में, इस तरीके से हमने और भी जो है लगभग 8 आरओ के प्लांट लगाने का काम किया। और ये ऐसे क्षेत्र थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे पानी पहुँचाना बहुत दुरूह स्थिति में था, बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि एक बहुत ऊँचाई पे बसे हुए जगह हैं और बहुत पतली-पतली गलियाँ, बहुत मोड़ है, तो पानी बिछाने पर, लाइनें बिछाने पर अगर बहुत मोड़ आ जाते हैं, तो पाइपलाइन्स में प्रेशर बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है साइंटिफिकली, और जिससे पानी आगे तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जगह पर ये मॉडल बहुत कारगर रहा और आज लोग बहुत खुश हैं उससे। हम उसी कड़ी में एक और अगले महीने लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम चाहेंगे कि आप लोग भी कभी आएँ, उसको देखें। ये अपने आप में मैंने बताया सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, जो अपने से ही कैपिटल जनरेट करता है और अपने से ही चलाया जाता है। इसमें 2 जो विडो महिलाएँ होती हैं, जिनके पति नहीं है, जिनको और कोई सहारा नहीं है काम करने का, या विकलांग महिला है, दिव्यांग महिला है, उनको हम जो है इसमें नौकरी देते हैं, ताकि वो इसमें लग करके महिला सशक्तिकरण का एक पार्ट भी इससे हम जो है जोड़ पाएँ। एक्सीलेंट। आप अपने आगे एक पॉलिटिकल लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि एक आने वाले भारत के लिए साफ, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, एक विकास की बात करने वाली राजनीति, अ, ये मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा अ, आने वाले भारत के लिए सबसे अच्छा हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा। हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को हमेशा समझाया जाए कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन आपको बात करनी है भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत के विकास की, भारत के औद्योगिक विकास की, भारत के कृषि विकास की, भारत के रोजगार विकास की, भारत के भारत के शैक्षिक विकास की, और उस शैक्षिक विकास के माध्यम से भारत के सामाजिक विकास की। मैं मानता हूँ कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये बातें आज भारतीय राजनीति में गौड़ हो गई हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। मैं तमाम युवाओं से आज आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि फिर से भारतीय राजनीति बहुत ही मैच्योर राजनीतिक चिंतन का इतिहास रहा है। यहाँ पर एमएन राय से लेकर के
विवेकानंद जी से लेकर के दयानंद सरस्वती से जी से लेकर के, और प्राचीन काल में देखें तो कौटिल्य से हमारी शुरू होती है चाणक्य नीति। तो भारतीय राजनीति हमेशा सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ रही है पूरी दुनिया में। अब जरूरत है समय के साथ उसको पुनः, जो आज उसको धर्म की राजनीति के माध्यम से बांट दिया गया है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा अलग अलग जगह पर जाति की राजनीति में बांट दिया गया है। जब भी आज देश में कोई विकास की बात करता है तो उसे मंदिर की बात बताई जाती है। जब भी देश में आज कोई इकोनॉमी की बात करता है तो गाय और गोबर की बात की जाती है। जब भी देश में आज युवाओं के रोजगार की बात की जाती है तो आज पकौड़े की बात करी जाती है। आज देश में जब भी ये बात किया जाता है कि भाई अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, नोटबंदी के दौरान क्या क्या हुआ उसका आप कुछ डाटा दीजिए, तो आज हालत ये है भारतीय राजनीति में कि पार्लियामेंट को भी सही जवाब नहीं मिलता। जहां आज के पहले माना जाता था कि भाई पार्लियामेंट देश का सर्वोच्च सदन है, वहां पर कोई प्रश्न पूछता है एमपी खड़ा होकर के तो उसका सही सही जवाब मिलता है। आज तक डाटा नहीं मिल पाया कि कितना पैसा जमा हुआ और कितना काला धन पकड़ा गया देश में। आज जब पूछा जाता है कि पीएम केयर में कितना पैसा आया और उसका कहां कहां प्रयोग हुआ, देश की पार्लियामेंट में उसका जवाब नहीं दिया जाता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के सपने के साथ काम करने वाले भाई अरविंद केजरीवाल जी ने आरटीआई का एक कानून दिया जिसके लिए उनको रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आज उस आरटीआई कानून को बदलने का काम कौन सी सरकार कर रही है आप जान रहे हैं? तो देश में ट्रांसपेरेंसी कहाँ आ रही है? ट्रांसपेरेंसी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। सूचना आयोग के जो अधिकार थे उसको उसको उसके पर कतर दिए गए। आज आरटीआई लोग लगाते हैं, उसको जवाब नहीं मिलता, सही जानकारी नहीं मिलती। आज देश में जानने के हक का जो कानून था उसे खत्म कर दिया गया। तो बहुत बहुत संक्रमण काल से भारत की राजनीति गुजर रही है। मेरा युवाओं से ये आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में पार्टिसिपेट करिए, देश को बचाने के लिए और पुनः राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए और विकास की राजनीति को राजनीति के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपकी बहुत आवश्यकता है। वरना ऐसे इधर उधर की बातें चलती रहेंगी और विकास की बात कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी नोट पे मैं फ्लोर ओपन करना चाहती हूँ। हमारे साथ श्रीधर जी हैं, उनका एक सवाल है। श्रीधर, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए और कैमरा ऑन कर दीजिए। श्रीधर, ओके, उनका नेटवर्क इशू होगा। मेरा एक और सवाल है आपसे। हाँ। हम हमारे जो युवा हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ जुड़कर क्या काम कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि आप आइए, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके कभी मैं मानता हूँ जब साथ में सब लोग काम करते हैं तो सहकारिता का एक भाव होना चाहिए और इस काम में हर व्यक्ति का उतना ही शेयर होगा जितना मेरा होगा। मैं मानता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों को जागरूकता का अभियान चलाया जा सकता है। आपके माध्यम से, जैसा मैं बता दूं कि मैं बीच में उसको छूट गया कि सीएसआर श्री राम कॉलेज के जो बच्चे थे हमारे, उन्होंने न केवल इस प्लांट के माध्यम से इंडिया का इनेक्टस में नंबर 1 स्थान हासिल किया। 2018 में उन्होंने वर्ल्ड इनेक्टस फोरम में तीसरा पोजीशन हासिल किया और 2019 में उन्होंने वर्ल्ड इनेक्टस फोरम का गोल्ड मेडल जीतकर शिकागो से आए और
मुझे बड़ी खुशी हुई कि न केवल हमने समाज के लिए काम किया, बल्कि ऐसे बच्चे जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उनका नाम पूरे दुनिया में करने का अवसर इस प्लांट के माध्यम से मिला है। तो आइए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ताम्रकारों के जो अ, अपने हैंडमेड उनके बर्तन हैं, उनके लिए मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। उनको एक लोकल पहचान देने के साथ-साथ उनको सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे बहुत सारे कालीन मेकर हैं, लोकल स्तर पे बहुत पूरी दुनिया में बेहतरीन कालीन बनाने का काम उनका है। उनके लिए हम काम कर सकते हैं कि उनको वैश्विक परिदृश्य में ले जाकर के उनको एक फ्लोर पर बैठा दिया जाए, ताकि उनको पहचान मिल पाए और भारत को एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में बनाने में इसका सहयोग हो सकता है। बहुत सारे हमारे कपड़ा बुनकर लोग हैं जो अपने लोकल स्तर पे बनाते हैं और बेचते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि दुनिया का बढ़िया से बढ़िया कोई भी ब्रांड उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उनको एक पहचान नहीं है। आइए उनको पहचान देने के लिए एक शुरुआत करते हैं, ताकि उनको जो कहते हैं खाली कहने से नहीं होगा कि चाइना से लड़ाई है और हम चाइना से लड़ना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। बहुत सारे मूर्ति बनाने वाले हैं हमारे देश में जो विश्व स्तर पर उनको अगर पहचान मिले तो एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उनको डेवलप किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। आइए हम उसको पढ़ाने के इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं। कोई एक इनिशिएटिव पकड़िए और आइए जुड़ के साथ आपके साथ मैं काम करने को तैयार हूँ। किसी भी तरीके के संसाधन की कमी आपको नहीं आने दी जाएगी। कोई भी ऐसा वाक़या नहीं होगा जहाँ पे आपको लगे कि आपको मुश्किल आ रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं या प्रशासन में या फाइनेंशियली। हर तरीके से सपोर्ट करके हम चाहते हैं आप खुद खड़े हों, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। Excellent. Wow. That's a amazing line, and I believe that आम आदमी के जितने एमएलएज और एमपीज और मिनिस्टर्स हैं, उनसे ज्यादा ग्राउंडेड और अभी तक हमने देखे नहीं हैं। तो जमीन से जुड़े हुए हैं सारे लोग। तो इस पे हमारे पास एक सवाल आ रहा है, जयेश बारशे करके हैं। जयेश, आप अपना कैमरा ऑन करके बात करना चाहेंगे? जी मैम, एक्चुअली नेटवर्क इशू के कारण मैं नहीं कर पाऊंगा, रियली सॉरी सर। वेरी गुड आफ्टरनून, आपको नमस्ते। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम अपने मतलब मेरा मीडिया बैकग्राउंड भी है, मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि किसी ने राशन से रिलेटेड कोई सा काम किया और उस पर स्ट्रगल भी करा है। सर एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने ये देखा था कि जितने भी हमारे वर्कर्स थे दूसरे स्टेट से जो आते थे, उनका राशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। इवन मेरे जो घर पर हेल्पर आती थी, यहाँ पर हम मौसी बोलते हैं, आई लिव इन महाराष्ट्र। सर ओके उनका ये जयेश। प्रॉब्लम आया था कि वो जहां पर उनका राशन कार्ड बना है और अब यहाँ पर उनको राशन नहीं मिल रहा है, अब वो गांव कैसे जाए और कैसे उनको राशन मिले। एंड सेकंड ये क्वेश्चन था कि सर आपने लॉकडाउन में जो हमारे मजदूर लोग थे, आपने देखा कितनी बुरी हालत हुई उनकी, वो पैदल जा रहे थे दिल्ली से बाहर, ठीक है सर, तो उनके राशन का आपने कैसे उनको हेल्प करी? जयेश, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दिल्ली की सरकार ने बड़े पैमाने पर राशन लोगों को देने का काम किया। जो जिसके पास राशन कार्ड था उसको 2-2 महीने का एक ही साथ दिया और साथ-साथ तकरीबन 10 लाख ऐसे लोग थे जिनके पास राशन नहीं था, राशन कार्ड नहीं था। उनको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दिया गया, जिनको हम लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भर करके उनके कूपन जनरेट हुए और उनको लगातार राशन देने का काम। और भी जो लोग बच गए, उन लोगों को हम लोगों ने तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके, यहाँ पे लोकल जो समाज सेवी लोग हैं उनके साथ मिल करके, आपको बताऊं कि हम लोगों ने बड़ी मात्रा में राशन लोगों को देने का काम किया। अभी मैं अपने नीचे बैठा हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊं कि 500 पैकेट आज भी हमारे पास हैं कि जो भी जरूरतमंद लोग अभी तक, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनके पास राशन नहीं है,
या जिनको किसी प्रकार का खाने की दिक्कत आ रही है, आज भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ट्वीट कभी हो जाता था, तो हम लोगों का एक आम आदमी पार्टी का एक समूह है, जो तुरंत पहुंच करके उनके यहाँ राशन पहुंचाने का काम करते थे हम लोग। जी आपने देखा होगा आदरणीय सांसद माननीय संजय सिंह जी ने भी इसमें एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और लोगों को जो है बड़े मात्रा में राशन उपलब्ध कराया। दिलीप भाई हमारे रहे। मैं अपने स्तर पे बताना चाहता हूँ, हमारे सारे एमएलए साथी जी अपने अपने स्तर पर लोकल रिसोर्स के माध्यम के से भी सबको राशन उपलब्ध कराया। किसी को भी ऐसा कोई दिल्ली में नहीं रहा जिसको राशन उपलब्ध नहीं हो पाया। और साथ साथ दिल्ली जी सरकार ने हंगर सेंटर चलाए। मेरे विधानसभा में 12 हंगर सेंटर चले और पूरी दिल्ली में लगभग 800 हंगर सेंटर चले, जी जहाँ पे लोगों को सुबह और शाम खाना दिया जाता था। इसके सिवाय हम लोगों ने, जैसे मेरी विधानसभा में 9,000 लोगों का सुबह खाना आता था और 9,000 लोगों का शाम को खाना आता था क्या बात सरकार है की तरफ से। और मैं अपने स्तर पे भी इस तमाम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी मैं बता दूं आपको कि 6,000 लोगों का सुबह और 6,000 लोगों का शाम को भोजन मैं उपलब्ध करा पाता था। इस प्रकार से 30,000 लोगों का पर डे पका हुआ भोजन जो है हम लोगों को उपलब्ध करा पाते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति, अगर हम राशन दे दिए, आटा, चावल, तेल, ये दे दिए, तो लोग हो सकता है मसाला दे दिए, हो सकता है उसको गैस की व्यवस्था ना हो पाए, तो इसलिए पका पकाया भोजन भी देते थे कि कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन के दौरान परेशान ना हो। फिर हमारी सरकार ने लोगों को जो पैदल जा रहे थे, जिनके पास साधन नहीं थे पहुंचने के लिए, उनके लिए जब सरकार से अपील हुई, केंद्र सरकार ने जब भी ट्रेन खोला, तो जी दिल्ली की सरकार पहली सरकार थी, आपको बताऊं जयेश, कि उन्होंने अपने पूरे खर्चे देकर के 100% अपने खर्चे पर हर लोगों को भेजने का काम किया। हम लोगों ने सबको एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया कि अपने अपने फार्म भरिए, प्लेटफॉर्म अपने अपने फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद डीएम ऑफिस से उनको फोन आता था, वहाँ स्कैनिंग होती थी, उनको टिकट दिया जाता था और उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा जाता था। और साथ साथ प्राइवेट स्तर पे भी हम लोगों ने जो है बसें हायर करके लोगों को भेजने का काम किया। जी जैसे मेरी विधानसभा में 100 लोग हो गए, तो उनके लिए एक बस हायर कर दिया, उनको भेज दिया। आपने देखा होगा, बहुत सारा वीडियो भी पड़ा होगा माननीय सांसद जो है संजय सिंह जी का, कि उन्होंने 200 से ज्यादा बसें भेजी। अपने सारा जो एयर टिकट था वो सारा अपना दे दिया सारे मजदूरों को पहुंचाने के लिए। हमारे तमाम विधायक साथियों ने इस तरीके से लोकल स्तर पे बसें कर कर करके अपने प्राइवेट संसाधन जुटा करके उनको भेजने का काम, क्या बात है ताकि उनको असुविधा सैल्यूट ना आए। सर और मैं गर्व आपके के साथ काम कह को। सकता हूँ जी कि हाँ सर अरविंद बोलिए केजरीवाल बोलिए की सरकार देश की पहली सरकार रही जिसकी जी सरकार में कोई भी प्रवासी मजदूर, प्रवासी व्यक्ति खाने के लिए परेशान नहीं रहा, जी अनाज के लिए परेशान नहीं रहा। और चूंकि यात्रा लेट से शुरू हो पाया, केंद्र सरकार ने ट्रेनें बहुत लेट से दी। ट्रेन खुलने के बाद कोई किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत जाने में नहीं हम लोगों ने जी हाँ बाकी रखा। जी धन्यवाद सर सैल्यूट है आपके काम को एंड आम आदमी सरकार को थैंक यू सर जी, फॉर दिस थैंक यू जयेश जी। श्रीधर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई थिंक सो आपको एक सवाल था, आप करना चाहेंगे अभी? आप म्यूट पर हैं अभी। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा सवाल था कि टेक्नोलॉजी टूल्स का आपको कैसे लगता है, ये पूरे सिस्टम या जो भी प्रोसेसेस आपका जो काम है उसमें टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज आपको कैसे लग रहा है कि आगे जाके हेल्पफुल होगा, और किस किस तरीके से आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ये पूरे सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए फायदा दे सकती है? अरे, आई थिंक सो ही लॉस्ट द कनेक्शन। yes ma'am because he was there He lost the connection. ओह, ओके। Wait a minute.
I think maybe he's traveling. Yeah, Yes. he was in the car. Okay, maybe let's wait. Yeah, you lost the connection, I think so. Yeah, he's joining again. Okay. वो black screen आया था ना, it was because of connection problem. I see. So in the interim period, how do you all think? Any feedback on the entire session? Harsha, Yes, sir. a very nice session. They are doing a good job here in Delhi in particular. And there's a type of a connection which like Delhi is a very typical place where we have Aam Aadmi Party in the Delhi government, we have a lieutenant general, we have a central government which looks after police and DDA and all. So it's a multi organization type of a place which is called a state, but it's not a state. That's where this whole management becomes very difficult. And youth here has a typical problem because of different type of institutions. They're very good institutions. We have very good hospitals, central government hospital, Delhi government hospital, municipal corporation of Delhi hospitals, and about 60% are private hospitals. So there's a lot of institutions. But when it comes to working together, that's where the problem comes. I think that's where when you answer a question about youth, it becomes very difficult here in Delhi compared to other states. I think that's where you're organizing this dialogue. This is very relevant and very useful for the youth to carry on. Youth must voice their voice now because things are not normal, or what we call in other sense now new normal. It's a new normal. Uh, and the things are changing very fast. If you see the type of gap which has increased between haves and have-nots, and type of employment which has gone down, it's difficult to get employment, what we will do with education, how the institutions will open, we don't have an answer to that. So I think you are doing a very excellent job where youth must unite and try to find out answers to all those things. Is he able to join us? Yeah, that's what I'm trying to reach out to him to understand what went. Yeah, there he is. Very nice. Yeah, Akhilesh ji, welcome back. आई थिंक सो आप ट्रैवल कर रहे थे इसलिए सिग्नल थोड़ा कट गया था. आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर हैं. आपका आवाज नहीं आ रही है. नहीं, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. You need to reconnect it with your headphones, I think so. We are sorry for the technical glitches that we are facing, but these are unprecedented times and nobody knew that internet could be weak or
high or low at any given point of time. Definitely. So some things are not under our hands, not under Yes. our control. Sir, you can leave the meeting and again join it. It's not me. His mic is not connected. Sir, आपका mic connect नहीं है. There is a. If you want, maybe you could leave the meeting and again join back. Because we can't hear you. We can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Yes, connecting to audio. The audio. Yes, now you're connected to the audio. हाँ जी सर, अब आई आपकी आवाज. हर्षद सुन पा रही हैं? जी 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 एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया. नहीं नो प्रॉब्लम. तो श्रीधर जी का एक सवाल था और उपाध्याय जी का भी एक सवाल था. जी जी श्रीधर जी, will you want to repeat your question? जी श्रीधर जी बताएं. आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ मैं अभी सुन पा रहा हूँ. हाँ जी. हाँ, तो मेरा सवाल था कि टेक्नोलॉजी का जो हम लोग, मेरा थोड़ा टेक्नोलॉजी में काम रहता है, तो टेक्नोलॉजी का आपको और टूल्स, जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हम बना सकते हैं, उसका आपको कैसे लग रहा है कि पूरा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो आपका बाकी काम भी है, उसमें टेक्नोलॉजी टूल्स का क्या आपको लगता है यूज हो सकता है और कुछ वो डिफरेंस ला सकता है क्या? बहुत ही वैलिड प्रश्न है आपका. श्रीधर जी, कोरोना के इस समय में लोगों को किस तरीके से टेक्नोलॉजी को पॉलिटिक्स में यूज करना है, इसका एक अहमियत बहुत सही तरीके से समझ में आया है. और मुझे लगता है कि कोरोना ने भारतीय राजनीति में एक टेक्नोलॉजी के युग का उदय लेकर आया हुआ है. आप देख रहे हैं कि आगे जो चुनाव होंगे वो एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होने जा रहे हैं. आज बहुत ज्यादा पहले भी हालांकि टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे अपना स्पेस क्रिएट करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे चाहे वो ईमेल से शुरू हुआ वो प्रक्रिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से धीरे 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 इसकी अहमियत टेक्नोलॉजी की भारतीय राजनीति में बढ़ी है और पूरी दुनिया में बढ़ी है. और लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरीके से आप डिजिटल रैलियों का एक आप देख रहे हैं, एक सिनेरियो देख रहे हैं, जिस तरीके से जूम मीटिंग का एक आप जो अभी हम कर रहे हैं उसका एक 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 एरा सा आ रहा है. अब ये चीजें भारतीय राजनीति की एक आवश्यकता बन गई है. मुझे लगता है कि कोरोना के पहले बहुत कम लोग जो है कॉर्पोरेट स्तर पे भी जूम का प्रयोग करते थे, लेकिन आज जूम एक अल्टरनेट है. तो मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में टेक्नोलॉजी के युग का शुरुआत हो गया है और अब कोई इसके सिवाय, इसके बिना कह सकते हैं, इसके बिना एक सर्वाइवल एक बड़ी चुनौती होगी लोगों के लिए. पार्लियामेंट, धन्यवाद. आई थिंक डिजिटल पार्लियामेंट ऐप आपको काफी यूजफुल हो सकता है. बहुत अच्छा हो सकता है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हैं और इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ेगी. मैं कहना चाहता हूं. धन्यवाद.
थैंक यू सर। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार मैं सर। डॉक्टर कैसे के हैं? के उपाध्याय हूँ, आपका वोटर हूँ। जी लाल सर। बाग में नेक्टस के साथ जो आपने टाटा पावर के साथ जो एटीएम्स लगाए थे, उनसे मैं उनके बारे में जानता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी एरिया में बहुत अच्छी इमेज है। जी सर। जी लेकिन सर। पिछले 3 महीने में जो हो रहा है, ये कोरोना की वजह से जो अमीर और गरीब के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ी हैं। नौजवान आज ढूंढ रहा है कि नौकरी पहले तो कैसे बचाए और अगर बच जाए तो कैसे आगे बढ़े। और तीसरा जो बिल्कुल। हमारा आम आदमी है, वो अभी एक भ्रम की स्थिति में है कि ये स्थिति हमें कहाँ ले जाएगी, जैसे 2 महीने बाद क्या होगा हम नहीं जानते। ऐसे में जो हम आम लोग हैं, जो आपके वोटर हैं, जो आपके यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें? ये बहुत, मैं फिर पुनः कहता हूँ कि बहुत ही वैलिड प्रश्न है कि एक कंस्टिट्यूएंसी का हेड होने के नाते लोगों का, आज मैं जब अपने ऑफिस में बैठता हूँ जी। तो अमूमन अगर मेरे पास 50 लोग आते हैं तो उसमें से 30 लोगों का एक प्रश्न है। ओके। 30 लोगों के सामने इस तरीके की समस्याएं खड़ी हैं। जहां आज के पहले हम ऑफिस में बैठते थे तो लोग अलग तरीके की समस्याएं लेके आते थे, आज ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे कोई रोजगार की व्यवस्था कर दो, मुझे कहीं कहीं पे लगा दो, कोई मेहनत का काम हो मैं उसको भी कर लूंगा जी। और उसमें न केवल अकुशल लोग हैं, बल्कि कुशल, ओके। ट्रेंड ग्रेजुएट लोग, काफी पढ़े लिखे लोग, जिनकी नौकरियां चली गई, वो लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर के इस पर सोचने की जरूरत है। और जैसा मैंने पहले बताया हर्षा से कि कहीं ना कहीं लोकल स्तर पे बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। जैसा इनेक्टस के लोग काम कर रहे हैं एसआरसीसी कॉलेज के, कि जी। कहीं बढ़ई है, कहीं ठठेरा है, कहीं हमारा लोहार है, कहीं हमारा सुनार है, कहीं पर हमारा परंपरागत कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, कहीं पर परंपरागत काम करने वाले मूर्तिकार हैं, कुम्हार है हमारे। ऐसे लोगों को अ, ऐसे लोगों के कामों को उभार कर सामने लाने की जरूरत है। उनको कहीं ना कहीं आगे अगर लाने का काम करेंगे तो उनके माध्यम से पुनः रोजगार का सृजन एक लोकल माध्यम बनेगा और लोगों को जो है बड़े स्तर पर जो है न केवल रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा लोगों का, और फिर से जो है इकोनॉमी का जो चक्र इस समय टूट गया है उसको एक तरीके से रिपेयर करने में मदद मिलेगी। और मैं तो मानता हूँ कि इस पर बहुत जोर शोर से काम करने की जरूरत है। और अपने स्तर पर भी हम लोग प्रयास करें कि लोगों से बात करके कुछ रोजगार सृजन का और लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाए। जैसे कुछ लोगों को झोला बनाने का कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कुछ झोले बनाए लोकल स्तर पर, उनके झोले को भेजा जाए जब तक वो रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को अखबार के ठोंगे बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, खास करके इसमें महिलाएं हैं, उनको दिया जा रहा है कि आप उसको ठोंगे बजाय बनाए, उसको हम मार्केट में उचित मूल्य दिला करके आपके रोजगार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरीके का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, उसमें सफलता मिल रही है। धीरे धीरे इसको हम पटरी पे ला पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है इस समय भारत में, मेरा मानना है। बिल्कुल। हमारे साथ और समय समय पर आपका भी मैं चाहता हूँ कि और भी आपके सलाह, महत्वपूर्ण जो मार्गदर्शन होंगे वो हमारे लिए बहुत संजीवनी का काम करते हैं, वो जरूर हमें देते रहे आपको। बिल्कुल सर, so nice. thank you. Thank you उपाध्याय जी, thank you for the excellent question and you being आप दिल्ली के निवासी हैं इसलिए और अच्छा है आप जुड़े हैं इसमें। राहुल, आपका एक सवाल था, आप कह रहे थे आप अभी आगे आना चाहेंगे? नमस्कार सर। हाँ जी राहुल बताएं। मेरा प्रश्न वैसे न्यूनतम आय के ऊपर। आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं थोड़ी कम आ रही है। निकाल दीजिए। हाँ, अभी आ रही सर आवाज? हाँ।
सर वैसे मेरा प्रश्न जो था वो न्यूनतम आय के ऊपर था। जो हमारी जो सैलरीज यहाँ पे है इंडिया की आज 176 $3 के करीब 8 घंटे काम की मिलती है जो पब्लिक को। इसके बारे में सर एक तो आप क्या कहना चाहेंगे? और सर एक और प्रश्न था, आपने बहुत ही और गंभीर बातें करी है तो मेरा प्रश्न थोड़ा सा मैं सोच के कुछ और आया था तो अभी चेंज करना चाहता हूँ। सर जी। आज टाइम के युवा जो हैं सर, जैसे आपने बताया इतना अफीम और गांजा आपके इलाके में बेचा जाता था, तो क्या आपको लगता है कि जो नशा है ये हमारे युवा को कहीं ना कहीं जकड़ रहा है? और जो जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे सुसाइड युवा कर रहे हैं आज, जितने सुसाइड अभी हमने सुशांत सिंह का केस सुना, तो ये युवा के अंदर क्या एक कमी है सर जो आपको दिखती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये देखिए, युवा में कमी नहीं है। जरूरत है उस युवा को सही गति और दिशा देने की। मैं मानता हूं कि युवा जो होता है एक जल की तरह होता है। उसको जिस भी पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आकार ले लेता है। तो मैं मानता हूं कि आज ये आपका प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से आपने डिबेट शुरू करी है, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लोगों को सही सलाह मिले, सही रास्ते पर जाने के लिए गाइडेंस मिले और लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी चीज है इसमें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि रोजगार की स्थिति बहुत खराब हुई है, लोगों में, परिवार में रोजगार नहीं होने की वजह से युवाओं के प्रति जो अपेक्षाएं हैं माता पिता और परिवार की, वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं पूरा नहीं करने के नाते युवाओं का उपेक्षा होता है और उस उपेक्षा के कारण वो एकांत जीवन में जाने के लिए मजबूर होते हैं और वहीं कहीं ना कहीं उनको एक नशा रूपी साथी और कुछ ऐसे लोगों का साथ मिलता है जिससे वो उसके गलत संगत में फंस जाता है। तो मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण काम अगर रोजगार की तरफ किया जाए तो लोगों को नशा से भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि लोग आज अपेक्षाएं नहीं पूरा करने के कारण लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सरकारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और जो ये गलत तरीके की के व्यापार चल रहे हैं, या चाहे ड्रग्स का हो, चाहे वो गांजे का हो, चाहे वो गलत तरीके के शराब के काम हो, इस पर बहुत सख्ती से सरकारों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाले भारत के जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। और आपको बताऊं, जी सर। पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या ये बन गई है, जहां पर नस्ल की नस्ल खराब हो रही है और जहाँ के गबरू जवानों के बारे में बात किया जाता था हमेशा, आज वहां लोग नशे में बर्बाद हो रहे हैं। और कोई भी अच्छा व्यक्ति जो पंजाब का है, वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ने के लिए कनाडा चला जाए, अमेरिका, यूएस चला जाए, यूके चला जाए। वो कभी भी वो रखना नहीं चाहता अपने यहाँ, ताकि वो गलत संगत में आकर नशे में ना फंसे। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर बड़े स्तर पे इनिशिएटिव होने चाहिए और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने इस पर जिसपे हम सब मिलके काम कर पाए। और आप भी, मैं चाहता हूँ कि हमारा मुहिम रहा है पुराना, उस मुहिम के साथ जुड़े। कितने लोगों को, ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाया जा सके, उनको नशा मुक्त किया जा सके, और ताकि और ये पता लगाया जा सके कि कौन से ऐसे लोग हैं, सामाजिक लोग, जो इस कामों में लिप्त हैं, ताकि कानून के द्वारा उनको बाउंड डाउन किया जा सके कि ये चीजें उपलब्ध ना हो पाए समाज में। जी सर। इसमें समाज ही इनिशिएटिव ले सकता है। जैसे मैं काम करना शुरू किया, शायद मैं उतना काम नहीं कर पाता जब तक वहां के लोग मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होते। मैं काम कर रहा था, वहां के लोग फीडबैक देते थे कि यहाँ पर फलाने जगह पे एक टेम्पू आ गया जी, उससे नशा का ये चीज उतर रहा है, तो हम उसे कैच कर लेते थे। एक यहाँ पे ट्रक आ गया जहाँ से वहां से दारू उतर रहा है। एक ट्रक ऐसा आया जिसमें राशन लाद के ले जा रहे हैं जो
जो लोगों को मिलना चाहिए था वो ब्लैक कर रहे हैं जी, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे कैमरा लेकर के। तो समाज में ऐसे लोगों की समूह के निर्माण की ज़रूरत है और मैं मानता हूँ कि उपाध्याय जी इस पर सहमत होंगे कि ऐसे समूहों को निर्माण हम सब मिलकर के कर सकते हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म फिर कह रहा हूँ, इसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है आप बॉम्बे में हो और मैं दिल्ली में हूँ। जी सर। लेकिन काम हम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत पास-पास बैठ करके बात करने का माध्यम आज उपलब्ध है राइट सामने-सामने। सर। और सर एक छोटा-सा और सवाल कि युवा का जो उम्र का दायरा है, वो आपके हिसाब से क्या होता है? मतलब युवा हम बोलेंगे कि 20 से 40 वाला, 20 से 50 वाला, 20 से 60 वाला या 20 के बाद जितने भी हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक युवा हैं। आप मैं मैं कहना चाहता हूँ, वो हर व्यक्ति युवा है, जो जी, देश के लिए अथक मेहनत करने का हिम्मत रखता है। जी सर। युवा उसको भी क्या कहा जाए जिसने 20 साल का होकर के भी अपनी हिम्मत छोड़ दी हो, जिसमें कुछ करने का जज़्बा ना हो। तो मैं मानता हूँ कि 80 साल का व्यक्ति भी युवा माना जा सकता है, क्योंकि अगर वो युवा से ज़्यादा काम कर रहा है और उस व्यक्ति में युवा से ज़्यादा जोश, नया सृजन करने का एक क्षमता है, तो हर व्यक्ति सदैव युवा है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को हमेशा अपने आप को जब तक जीवित है युवा मानना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं चाहूंगी अगर हम सब अपना कैमरा ऑन करें और एक ग्रुप पिक्चर ली जाए। हर्षा बहुत अच्छा लगा और खास करके उपाध्याय जी से मिलने का अवसर मिला आज और कुछ साथियों को राहुल, जयेश बहुत जेन्युइन प्रश्न पूछा और मैं आज इस अवसर पर बता दूं कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी, आज कहीं न कहीं एक रोल मॉडल सरकार बन के आई है। आपके सामने मैं बता दूं कि चाहे वो खाना देने की बात हो, हंगर सेंटर की बात हो, चाहे वो राशन देने की बात हो, चाहे अपने जितने विडो महिलाएं थी, दिव्यांग साथी थे, बुजुर्ग हमारे थे, उनको पेंशन देने की बात हो 5-5 हजार एक्स्ट्रा, चाहे ऑटो वाले साथी हो उनको 5,000 रुपए देने की बात हो, चाहे श्रमिक जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थे उनको भी 5-5 हजार रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक है। और चाहे आज देखिए सैनिटाइजेशन की बात हो, दिल्ली में हालांकि सैनिटाइजेशन करने का जिम्मेदारी एमसीडी के पास है, लेकिन जब वो नहीं कर पा रहे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने हम सब विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी और हम लोग जा करके एक एक जगह उन्होंने संसाधन उपलब्ध कराया, उसको कराया। और आज फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में जो हम रोल मॉडल थे, मोहल्ला क्लिनिक और हर अलग तरीके के इनोवेशन करके, इसी तरीके से इस दौरान भी प्लाज्मा थेरेपी का एक इनोवेशन दिल्ली में हुआ, जो लोगों के लिए काफ़ी कारगर रहा है। और साथ-साथ दिल्ली ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर पहला प्लाज्मा बैंक भी आप देख पा रहे हैं, जिससे हम काफ़ी कोरोना पर रोक लगा पाए हैं। आज दिल्ली में डाउनफॉल की स्थिति में है कोरोना, तो निश्चित रूप से हेल्थ सेक्टर में जो काम रहा है, उसको भी एक इनिशिएटिव के रूप में हर सरकार को लेना चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने किया है, ताकि दिल्ली की तरह ही देश के हर हिस्से को कोरोना मुक्त किया जा सके। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आशा करते हैं कि सारे राजनीतिक दल इस चीज पर विचार करें और अपने अपने जो असेंबलीज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें ये विचारधारा अपनाएं। अब मैं एक ग्रुप पिक्चर लेना चाहूंगी जो हम सबको पब्लिश कर सकें। Thank you, sir. Thank you so much for joining. Thank you, Sridhar. Thank you, Padhyay, sir. Thank you, Charulata. Thank you, Thank you. Rahul. Thank you, Chitra. Thank you, everyone, to join us. And namaskar. Thank you so much. आपको भी धन्यवाद Bye bye. इस ऐसे बढ़िया मीटिंग का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद।